कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
अच्छो। वो बताएगी। तू तेरा काम कर। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजायणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमो कालो सव पाव प्रणाश्र मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जी। जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय मैं जिनेन्द्र। कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करना है। इसके आगे गुण स्थान रिलेटेड है ना, मतलब कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से समत्व हर्षु पाए ये जाते कॉपी भी पड़ी है, पड़ा वो भी दे देना। हैं। म्यूट कीजिए एक बार सब। जिनके जिनके डाउट्स रहे वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं ना। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक तो हो गया, द्वितीयोपशम सम्यक, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग एक बार फिर से गो थ्रू करना, जहां भी डाउट्स आ रहे हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और शायद सम्यक तो हमारा उस दिन कंप्लीट हो गया था। आप एक बार ये जो चार्ट है, इस चार्ट में क्या कहा है ये देख लेते हैं। ऐसा दादी उधर छिड़ गई अंतर ये इसको। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो ही अनम्यूट करना, रेस्ट म्यूट रखिए। अब इसमें चार्ट में क्या बताया है कि जो सम्यक तो है ना वो चार टाइप के हैं। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन है ना उसको आप रोटेट कर लीजिए, या तो क्योंकि वो पीडीएफ में भी फिर वो वैसे ही आया है। तो चार टाइप के सम्यक्त बताए हैं। औपशमिक सम्यक्त, और जिन जिन के पास बुक्स आ गई तो बेस्ट है। औपशमिक सम्यक्त, शायोपशमिक सम्यक्त, साधारण सम्यक्त और शायिक सम्यक्त, ये चार हमने पढ़े। इसमें पूरी समरी बताई है इस चार्ट में। औपशमिक सम्यक्त के कितने भेद पढ़े हमने? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, ये दो भेद पढ़े, है ना। तो अब देखा हमने गुणस्थान कौन कौन से होते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त में गुणस्थान 4 से 11 तक होते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्तों में गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? 4 से चार से 6 तक। साधारण में ओनली सेकंड होता है। 4 से 14 तक होता है ना। तो जो ऊपर के मतलब 11 तक जो उपशमक श्रेणी रहती है उस समय पर मतलब उपशमक श्रेणी में जब भी जीव आरोहण करता है और फिर अवरोहण होता है, तो वो जो 8 9 10 11 वो किस में देखना हमको? औपशमिक सम्यक्त्व के अवस्था में देखना। और जो शाही शपथ श्रेणी वाले जो गुणस्थान होते हैं, कौन से? 4 5 सॉरी 8 9 10 11 छोड़ देना, 12 13 14, ये किसके अपेक्षा देखना हमको? शाही सम्यक्त्व की अपेक्षा। अच्छा, इसमें एक बात और कही है, ये आपको अभी यहाँ पे कुछ भी बात खुलासा नहीं करी है। यहाँ पर 11 को यहाँ पर छोड़ा नहीं है, 4 से 14 पूरा लिया है। क्योंकि वो आप जब आगे जाओगे तो फिर वहां पे आपको मतलब वो चीज पता चलेगी कि अगर उपशमक जीव उपशम श्रेणी है 11 गुण स्थान, तो शायिक सम्यक्त के साथ भी चढ़ सकता है क्या? तो मतलब इसीलिए है ये ही यहाँ पर प्रूफ बता रहा है कि शायिक सम्यक्त के साथ भी उपशम श्रेणी जीव आरोहण कर सकता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, वो आप एक बार साइड में रखो। बस इतना ध्यान में रखना कि 4 से 14 तक शायिक सम्यक्तों का बताया है, 4 से 11 तक औपशमिक सम्यक्तों का बताया है। उसमें 4 से 11 में भी दो डिवीजन है। 4 5 6 7 प्रथमोपशम सम्यक्तों का है, और 4 से लेकर 11 तक पूरा द्वितीयोपशम सम्यक्तों का है। ये सब हमने आगे देख लिया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं किस वजह से है 4 से 7 तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीव मिथ्या दृष्टि जो जीव रहता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथमोपशम समय तो प्राप्त करता है, पहले ही समय में अंतर में प्रवेश करने के बाद अनिवृत्तिकरण के जस्ट सेकंड समय पर, मतलब जस्ट अगले समय पर क्या करता है? प्रथमोपशम समय तो प्राप्त करता है। उस समय अपने अपने भावों के अकॉर्डिंग, वो अध्यवसायों के अकॉर्डिंग वो चौथे, पांचवे या सातवें गुण स्थान में जाता है। तो 4 5 और 7 तो हमने प्रथमोपशम में ले लिए।
और फर्स्ट समय में 4 5 और 7 रहता है, लेकिन उसके बाद वो जितना अंतर्मुहूर्त काल तक प्रथमोपशम में रहता है उस समय पर वो 7th से स्विच होके 6th में भी आ सकता है। और हाँ ठीक है, तो ये जो 6th गुण स्थान है वो भी हम प्रथमोपशम सम्यक्तु में अवस्था में, प्रथमोपशम के फर्स्ट समय में पूछे तो आपको 4 5 7 लिखना है, प्रथमोपशम अवस्था में पूछे तो आपको 4 5 6 7 चारों लिखना है। और द्वितीयोपशम कब होगा, तो द्वितीयोपशम हमने देखा कि पहली बात तो प्राप्त कौन कर रहा है, मतलब प्राप्त कौन से गुण स्थान में होता है, छठे सातवें गुण स्थान में, छठे या सातवें में, छठा सातवां तो है ही। उसके बाद फिर जीव के जो द्वितीय उपशम मतलब जो भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव था उसके द्वितीय उपशम में रहता है तो वो श्रेणी आरोहण करता है, तो वो 8 9 10 11 उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा है तो 8 9 10 11 होगा, और फिर उसके बाद फिर वो वापस अवरोहण करके नीचे आता है, और 4 तक भी मतलब 4 5 भी उसमें रहते हैं। तो 4 5 6 ये हमने उसमें जो डिफरेंस और सिमिलैरिटी वाली जो चार्ट थी उसमें देखा था कि गुणस्थान कौन से है, तो 4 से 11 तक है। फिर ठीक है, फिर क्षयोपशमी के गुणस्थान कौन से हैं, 4 से 7 तक है, क्योंकि 7 के बाद में देखो 4 के पहले तो सम्यक के गुणस्थान ही नहीं है, 4 से ही शुरू हो रहे हैं, चारों टाइप के जो है वो 4 से ही शुरू हो रहे हैं, सासाधन को छोड़ के। सासाधन ओनली एक्सेप्शनल केस है जो सेकंड गुणस्थान होता है, और कोई गुणस्थान नहीं होता, तो रेस्ट तीनों जो है वो 4th गुणस्थान से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद बताया जाए कि क्षयोपशमिक में 4 से 7 है, क्योंकि 7वें गुणस्थान के आगे या तो जीव का मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त रहता है या फिर शायिक सम्यक्त, मतलब वो शपथ श्रेणी और वो वाले जो पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर क्षयोपशमिक सम्यक्त से द्वितीयोपशम प्राप्त कर रहा है तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर शपथ श्रेणी चढ़ रहा है तो वो शायिक सम्यक्त जीव होगा, वो क्षयोपशमिक नहीं होगा। इसलिए 8 9 10 को नहीं लेते, सिर्फ 7 तक ही हम क्षयोपशमिक सम्यक्त बोलते हैं। उसके बाद फिर साधन देख लिया हमने शायिक सम्यक्त्व, तो शायिक सम्यक्त्व हमने देखा कि प्राप्त कौन करता है शायिक सम्यक्त्व, मनुष्य। कौन से गति के कौन से गुणस्थान वाले मनुष्य बताए, चौथे गुण स्थान से। के चौथे गुण स्थान से वाला प्राप्त वापस कर सकते हैं, एक बार दीजिए। चौथे से। वाला एक बार वापस बोलिएगा। कौन सा वाला, दूसरा क्षय समय। क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक 4 से 7 तक के गुणस्थान होते हैं, उसमें देखो 4 से इनिशियल है, उसके पहले तो होंगे नहीं, 4 5 6 7 है, 7 के बाद क्या होता है, 8वें गुणस्थान में कोई भी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव नहीं रहता, क्योंकि 8वां गुणस्थान क्या है, श्रेणी वाला, 8 9 10 जो है वो श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। तो श्रेणी के गुणस्थान में या तो जीव उपशम श्रेणी आरोहण कर रहा होगा या फिर वो शपक श्रेणी आरोहण कर रहा होगा। अगर वो द्वितीय उपशम प्राप्त कर लेता है तो वो उपशम श्रेणी आरोहण करता है, तो द्वितीय उपशम प्राप्त कर लिया तो फिर उसका क्षयोपशमिक द्वितीय उपशम सम्यक्त कहलाया, फिर वो क्षयोपशमिक सम्यक्त जीव नहीं कहलाया, इसलिए क्षयोपशम 7 पे एंड हो गया। 8th में क्या होगा, 8th में उसका द्वितीय उपशम सम्यक्त होगा। और अगर वो जीव शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है तो शपक श्रेणी कौन आरोहण कर सकता है, सिर्फ शायिक सम्यक्त वाला जीव कर सकता है, तो शायिक सम्यक्त तो ऑफकोर्स पता है कि अगर वो शपक श्रेणी कर रहा है तो वो उसका शायिक सम्यक्त होगा। तो वो इसीलिए क्षयोपशमिक को 8 9 10 में नहीं लिया, सिर्फ 7 तक ही लिया हुआ है। ठीक है। हाँ, Thank you. शायिक सम्यक्त की बात कर रहे थे कि शायिक सम्यक्त के जो प्रस्थापक होते हैं, है ना, तो वो प्रस्थापक जो जीव है शायिक सम्यक्त्वी, उसके बाद फिर वो काल करके चारों गति में जा सकते हैं, है ना, तो वो चारों गति में जाके वहां पे प्राप्त कर रहे हैं, उस समय पर प्राप्त कर रहे हैं, तो उस समय पर वो चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है। और आवाज नहीं आ रही, की आवाज अवस्था, नहीं आ रही। म्यूट हो आवाज गए नहीं थे आ आप, रही है क्या म्यूट हो गए थे। अभी, अब आ रही अभी है। आवाज क्लियर हो। हाँ। हाँ, थर्ड पॉइंट बताया है कि जो सम्यक्त्व है उनमें अवस्थाएं D7 की क्या क्या होती हैं। तो पहला है कि जो D3 है उसका मतलब पहला क्या, औपशमिक में प्रथमोपशम, तो प्रथमोपशम में D3 का हमने क्या देखा, एक बार चार्ट में से बिना देखे बताइए, D3 का क्या होता है, उपशम। उपशम। और A4 का क्या है, क्षयोपशम। क्षयोपशम। उपशम। द्वितीयोपशम में क्या,
D3 का उपसम और इसका क्षय हो जाता है। चार का A4 का क्षय। क्षय हो जाता है। फिर क्षयोपशमिक में अवस्थाएं देखो ऐसी रहती है। क्षयोपशमिक में थोड़ा सा ऐसा है कि जो सम्यक वेदनी है, एकमात्र सम्यक वेदनी का ही क्या होता है, उदय उदय रहता है। रहता है, यही समझ में नहीं। उधर रहता है। क्या है कि वास्तविक का या तो क्षय भी हो सकता है या फिर क्षयोपशम हो सकता है। अलग अलग अवस्थाएं हम सम्यक D3 का उपशम किसमें, सॉरी सासाधन आवाज आवाज बहुत लो आ रही है। आवाज बहुत कट रही है, आवाज बराबर नहीं है, डिस्टर्ब है। आवाज तो कट रही है। एक बार आप लोग, क्योंकि आप लोग की मुझे खुद से भी ज्यादा आप लोग की आवाज आ रही है, तो एक बार इसलिए मैंने म्यूट किया है ना। अभी क्लियर आ रही होगी शायद, आवाज नहीं आए तो बता देना। देखो द्वितीय क्या था, दूसरा गुणस्थान सासाधन सम्यक्त्व। तो सासाधन सम्यक्त्व में हमने क्या बताया कि D3 का क्या होता है, उपशम होता है। और उसके बाद A4, तो A4 का यहाँ पर क्या होता है, तो A4 का बंध होता है। ठीक है, सासाधन सम्यक्त्व की अवस्था में A4 का बंध है। उदय भी है, पर उदय हम प्रथमोपशम द्वितीयोपशम और डिफरेंट डिफरेंट केस हो गया। हम एक बार जनरल लेके चल रहे हैं कि A4 का क्या होता है, बंध। और वो D3 का उपशम होता है। फिर ये तो हमने टेबल में ही आगे सबसे स्टार्टिंग में लिख लिया था। फिर शायिक में क्या होता है, तो शायिक में D3 का क्षय होता है और A4 का भी क्षय होता है, मतलब टोटल D7 की प्रकृतियों का क्षय। क्षय करके ही जीव शायिक समय का भी हमने देखा। शायिक समय तो प्राप्ति की प्रोसेस में सातों ही प्रकृतियों का क्षय होता है। पहले 3 का तो क्षय रहता ही रहता है, 24 की सत्ता वाला होता है। और नहीं 24 की सत्ता वाला होता है A4 का क्षय करके। और फिर उसके बाद फिर 2 प्रकृतियों की सत्ता एक के बाद एक क्षय करता है, फिर सम्यक वेदनी की भी क्षय हो जाती है। तो टोटल D7 का क्षय होता है, वो शायिक अवस्था, शायिक सम्यक की अवस्था है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गुण स्थानों में सम्यक्त्व। अब ये आपको खुद ही, अब जो जितने भी अब आएंगे ना, हमारा जो भी आगे सिलेबस आएगा, कोशिश यही करना कि आप लोग खुद निकालें। सामने जो रखा है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब नहीं करने का रहेगा, क्योंकि आप लोग खुद निकालोगे तो वो चीज आपको याद रहेगी और प्लस आगे का भी रिविजन होता जाएगा। आगे पूरा सिलेबस ऐसे ही चलना है आपका लगभग। देखो, अब सबसे पहला क्या बताया, सबसे पहला गुणस्थान, सबसे पहला गुणस्थान किसका है, मिथ्या दृष्टि जीव का। अच्छा, एक बार हम इसको मतलब सामने ये नहीं रखे तो चलेगा क्या, PDF, ताकि आप लोग खुद ही निकालोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ दीदी हटा दीजिए। साथ में एक बार बोर्ड पे लेके चलते हैं ना। हाँ। फर्स्ट गुणस्थान किसका होता है, कौन से जीव का मिथ्या होता है, दृष्टि का। कौन सा होगा। देखो, सम्यक में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या खुल रहे हैं। सम्यक में हम एक तो मिथ्यात्व को खुद देखेंगे, ठीक है, मतलब वो भी सम्यक्त्व का भेद हम बोल रहे हैं कि गुणस्थान में कौन कौन से सम्यक्त्व है, लेकिन सम्यक का अर्थ हम मिथ्यात्व को भी लेंगे कि मिथ्यात्व का भी उदय, ठीक है। तो या तो मिथ्यात्व की अवस्था है, या फिर सम्यक कौन से सासाधन सम्यक्त्व की अवस्था है, फिर औपशमिक सम्यक्त्व में भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है, या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है, या उसके कौन सा बचा, फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था है, या फिर शायिक सम्यक्त्व की, है ना। तो कौन कौन से गुणस्थान है वो एक बार, मतलब किस किस में कौन कौन सी अवस्था है वो एक बार हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले गुणस्थान में है मिथ्यात्व की अवस्था, ठीक है। सेकेंड गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व होगा, सासाधन। सम्यक्त्व, ठीक है। थर्ड गुणस्थान में कौन सा होगा, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व की क्या होती है, अवस्था होती है। मिश्र। ठीक है, मिश्र नहीं बोलना है इसको, सम्यक मिथ्यात्व ही बोलना, उसके टर्म्स चेंज हो गए। अब फोर्थ गुणस्थान, अब फोर्थ गुणस्थान में देखो, हम खुद निकालेंगे। फोर्थ गुणस्थान कौन से देखे हमने, चारों ही टाइप में से 3, है ना, मतलब चारों इसलिए ले रहे हैं कि औपशमिक के भी 2 पार्ट लेंगे। तो प्रथमोपशम भी हमने फोर्थ गुणस्थान देखा था, द्वितीयोपशम में फोर्थ देखा था, क्षयोपशम में भी देखा था, द्वितीयोपशम में भी, प्रथमोपशम क्या है, फोर्थ से टाइप में भी सेकंड, था या दोनों में आया था, प्रथम में और द्वितीय दोनों में आया था। क्रम से चलते हैं, एक बार क्रम से चलते हैं। मैं जो पूछती जाऊँ ना वो यस और नो, या काम करिए आप चैट बॉक्स में यस और नो लिखते जाइए, है ना। तो
सबका मतलब एकदम डिस्टरबेंस नहीं होगा। और अगर आप विवेक से अगर आंसर दे रहे हैं तो फिर आप अनम्यूट कर सकते हैं। फोर्थ गुण स्थान हमको देखना है ना। फोर्थ गुण स्थान में हमने देखा 4, मत समझना। ऑप्शन एक में 2 पार्ट लिए, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शयोपशमिक और शायिक। अब फोर्थ गुण स्थान में प्रथमोपशम हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। हो फिर सकता है। फिफ्थ में सॉरी, फोर्थ गुण स्थान की बात कर रहे हैं अभी। फोर्थ गुण स्थान में प्रथमोपशम हो सकता है, द्वितीय द्वितीयोपशम हो सकता है। हो हो सकता है। सकता है। हो सकता। आवाज नहीं आती। आवाज नहीं। आवाज नहीं है। भी हो सकता है ना। ये चारों ही हो सकते हैं, ठीक है। फिर आया, इसलिए क्लियर नहीं फोर्थ में थी, वापस आवाज क्लियर नहीं थी, वापस एक बार। आवाज म्यूट सभी कर लो कट ना। रही है। म्यूट। एक बार सभी म्यूट कर लीजिए, तो शायद आवाज का इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब बीच में डिस्टरबेंस नहीं होंगे, है ना। हाँ, फोर्थ में क्या देखा हमने, चारों ही देखे। प्रथमोपशम भी है, द्वितीयोपशम भी है, शायोपशमिक भी है और शायिक भी है। अच्छा, अब आप बताइए, मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो नहीं है, और सम्यक नहीं। मिथ्यात्व भी नहीं है, नहीं। और साक्ष्य भी नहीं है। ये 3 तो अंडरस्टूड है। ये 3 के लिए 3 गुण स्थान हमने अलॉट कर दिए। अब चौथे से हमको निकलना है। ये फर्स्ट मिथ्यात्व के लिए अलॉट कर दिया, सेकंड संसाधन के लिए अलॉट कर दिया, और थर्ड जो था वो सम्यक मिथ्यात्व के लिए अलॉट कर दिया। अब हम फोर्थ से देखते हैं। तो फोर्थ में चारों है, हमने अभी निकाला। फिफ्थ में भी क्या बताया, फिफ्थ में भी चारों ही देखते हैं हम, क्योंकि प्रथमोपशम भी 4 से 7 तक है, द्वितीयोपशम भी 4 से 11 तक है, 7 तक। और शायोपशमिक 4 से 7 तक है, और शायिक जो है 4 से 14 तक है। 14 तो तक। हमको एक बात तो दिख रही है कि 4 5 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 7 हुआ। इनके लिए तो हम चारों ही लिख सकते हैं, है ना। तो एक साथ हमने लिख दिया 4 5 6 7 में प्रथमोपशम भी है, द्वितीयोपशम भी है, और शायोपशम भी है और शायिक भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 गुण स्थान से। तो अब 8 गुण स्थान से प्रथमोपशम तो हट गया, प्रथमोपशम भी क्योंकि 4 से 7 रहता है, और शायोपशमिक भी 4 से 7 तक ही रहता है। तो 8 में कौन कौन से बचे, द्वितीय। द्वितीय समय और शायद शायद तो सम्यक तो द्वितीय तो। प्रथमोपशम या फिर शायिक होगा, शायिक की अवस्था, शायिक सम्यक्त की। अब 9th गुण स्थान भी सेम है, 10th गुण स्थान भी सेम है, 11th में भी सेम है। तो 8 9 10 11 एक साथ ले लेते हैं। 8 9 10 और 11। अच्छा, 11 में एक बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है ना, क्योंकि वो क्या है, उपशमक श्रेणी के वहां तक सिर्फ उपशमक श्रेणी वाला ही जीव जाता है। उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है वो 11th में जाएगा, शपक श्रेणी वाला नहीं जाएगा। इसीलिए 11 की बात हम एक बार अलग से करेंगे। तो 11 की बात अगर हम अलग से कर रहे हैं, तो 8 9 10 को कॉमन देख लेते हैं, है ना। 8 9 10, अगर 8 9 10 है तो उसमें देखो, अच्छा इसमें एक बात, हाँ ठीक है, 8 9 10 में द्वितीयोपशम वाला भी हो सकता है और शायिक सम्यक्त वाला भी हो सकता है। अब 11 में कौन होगा, 11 में खाली द्वितीय उपशम वाला ही होगा। 11 में भी दोनों संकेत हो सकता दोनों है ना दीदी, शायद भी औपशमिक तो होगा, रहेगा। औपशमिक होगा 11 में। होगा ना। शायिक हाँ। सम्मित वाला नीचे नहीं गिरेगा हाँ। वापस। शायिक अभी वाला मैं नहीं होगा। ना उपशम इसमें ना मैंने एक बात बताई कि यहाँ पर आपको एक नया फैक्ट भी मिलेगा, प्लस मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो 4 से 14 हमने लिया है, तो 4 से 14 क्यों लिया हमने, शायिक सम्यक्त में लिया है 4 से 14, उसमें हमने 11 हाँ बताया है। मतलब नहीं, क्या कि शायिक सम्यक्तवी जीव भी उपशम श्रेणी आरोहण करके 11th गुण स्थान तक पहुंच के श्रेणी अवरोहण करके फिर अगले किसी भाव में वो शपक श्रेणी आरोहण कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या नेक्स्ट। बोला कि एक बार सुनो, हमने क्या बोला, सिर्फ शपक श्रेणी जो होती है सिर्फ चरम भाव में होती है, उपशमक श्रेणी कब होती है, अचरम भाव में होती है। क्या हमने ये पर्टिकुलर बोल दिया कि सिर्फ उपशम जो औपशमिक सम्यक्त वाला है वो ही उपशम श्रेणी चढ़ेगा, ऐसा हमने नहीं बोला नहीं है। बोला। उसके नहीं। अलावा ये भी बोला है
कि शायिक सम्यक्त्वी जो जीव है सिर्फ चरम भाव में ही शपक श्रेणी चढ़ता है, पर ऐसा कभी मना नहीं करा कि शायिक सम्यक्त्वी जो जीव है वो उपशमक श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। अगर उसका अचरम भाव है, लास्ट भाव नहीं है, तो वो बिल्कुल कर सकता है उपशम श्रेणी आरोहण। तो शायिक सम्यक्त्व के रहते भी 11वां गुणस्थान हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 11वें गुणस्थान में द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी और शयोपशमिक सम्यक्त्वी शायिक सम्यक्त्वी दोनों जीव हो सकते हैं, पर ये जो दोनों दीदी एक ये डाउट है 11वां दीदी, वापस अब जाओ ना। कंडीशन आप ये होनी बोले चाहिए कि वो चरम भाव नहीं है उसका। हाँ, कंडीशन ये है कि चरम भाव नहीं, चरम भाव के साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि कंडीशन कब होगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जब ये जीव क्या है, उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हो, तो उपशम श्रेणी में ये वाले गुण स्थान होते हैं। तो उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहे, तो 8, 9, 10, 11 में द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव भी उपशम श्रेणी कर सकता है, शायिक सम्यक्त्वी जीव भी उपशमक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। ठीक है, दीदी एक इसीलिए डाउट है। 8, 10, 11 को हमने दोनों लिया है। ठीक है, दीदी छायक समय तो वो प्राप्त होगा तो उत्तम क्यों चढ़ेगा फिर वो? क्या छायक समय तो प्राप्त हो गया तो उपसम श्रेणी क्यों चढ़ेगा फिर वो? उपशम श्रेणी वो चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उपशम श्रेणी चढ़ के वापस अवरोहण करके वापस अगले भाव में फिर वो शपक श्रेणी अगले मतलब उसके लास्ट भाव में चढ़ेगा, चढ़ दीदी सकता है, इसमें जिसको कोई बाधा नहीं है। देखो नहीं दीदी जिसको एक मिनट दीदी एक क्वेश्चन था। जिसको औपशमिक सम्यक तो है वही तो गिरता है, लेकिन जो शायिक है वो गिरेगा थोड़ी ना, वो तो आगे ही बढ़ेगा ना। औपशमिक सम्यक्त वाला गिरता है, ये कहाँ लिखा है? जिसको जो उपशम 11वें किया गुण होगा स्थान वही से तो नीचे गिरेगा, गिरेगा दीदी ना 11वें वापस। से अपन पहले पढ़े थे ना। तो जो अवरोहण 11वें में जाता है वो निश्चित ही आरोहण करेगा करके, लेकिन शायिक सम्यक तो वाला जीव तो आरोहण करता है ना, अवरोहण कहाँ करता है। आरोहण शायिक सम्यक्त वाला करता है ऐसा नहीं बात है, आरोहण शपक श्रेणी में होता है ऐसी बात है। ओनली आरोहण होता है, अच्छा वहां अवरोहण नहीं होता। हाँ, शपक श्रेणी होता करता है है। श्रेणी में। तो चपक शपथ श्रेणी में तो वही आएगा ना जो शायिक शायिक सम्यक तो प्राप्त है जिसको। वो तो है, पर उपशमक के लिए मना ही थोड़ी है उसको। दीदी एक और वो क्वेश्चन जब है। 6 कर चुके हैं तो फिर उपशम क्यों होगा दीदी वो उसका। अब नया रूल होगा ना, अभी पहले तो नहीं था। वो अभी 11वां उपशमक श्रेणी में शायिक सम्यक तो बताते 11वें गुणस्थान में आया है। दीदी एक क्वेश्चन है। जब 11वें गुणस्थानक पे जीव है तब उसका डी, अगर शायिक सम्यक तो है उसके पास, तो D3 का क्षय है और A4 का क्षय है। अभी जब 11वें गुणस्थान पे आया तो नीचे गिरने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो काल खत्म हो गया, या तो जो उनके D3 का उपशम था वो उपशम भी अंतर्मुहूर्त तक ही होता है और उदय में आने लगा। तो ये उदय में तो आएगा नहीं क्योंकि उनका क्षय हो गया है। और 11 फिर एक ही रीजन से वो नीचे गिरेंगे कि 11वें गुणस्थान का समय खत्म हो गया है। जी ये करेक्ट है समझना? है, वो बात तो मैं समझ रही हूँ, उसका एग्जैक्ट खुलासा कहाँ क्या हुआ है या कैसा किस प्रकार का है, वो तो क्योंकि मैं भी ना अभी आपकी बुक में ही देख रही हूँ कि उपशमक श्रेणी में 11वां मतलब 11वें गुण स्थान में शायिक सम्यक तो दिया हुआ है। तो एक अगर बार उसने मैं भी आयु पहले बांध लिया हो ना, शायद सम्यक भी आयु बांध लिया हो तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अगला बहु जाना है। आयु बांध लिया और शायद सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो वो सही उपशम है, श्रेणी चढ़ सकता है। आयु नहीं बांधा तो उसी बहु में सपक श्रेणी चढ़ेगा। ये तो हमने शायद सम्यक तो ये पॉइंट तो लिखा हुआ ही है। लेकिन 11वें उसने आयु गुणस्थान में। बांध लिया हो तो इस अगर अपेक्षा आप में तो वो सबको डाउट हो तो उपशम कल श्रेणी चढ़ मैं राकेश सकता है। मुनि जी महाराज से पूछ सकती हूँ क्या। मैं देश नोक में ही हूँ, तो क्या मैं अगर सबको डाउट है तो ये थोड़ा राकेश, मैं देश नोक में हूँ तो मैं राकेश मुनि जी महाराज से पूछ के नेक्स्ट क्लास में बताने की। अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी एक बार, क्योंकि इसका हाँ, कुछ कुछ reason तो होगा ही, क्योंकि नहीं, क्योंकि छपक श्रेणी में अनुश्री जी, अनुश्री जी छपक, अनुश्री जी बोल छपक श्रेणी में क्या है ना कि वो आवाज कट गई। नीचे गिरता नहीं है। दीदी
दीदी इसमें ना हाँ बाकी की 21 प्रकृतियां है ना, उनकी भी बात चलती है श्रेणी में। तो जो समकित है उसके लिए 7 कर्मों को प्रकृतियों की उसने बात समा के चलती वो है। आगे बढ़ा है। पर श्रेणी में बाकी की मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां, उनकी भी उपशमन की बात चलती है। तो क्षयिक नहीं, संयक्ति जीव जो है वो 21 का उपशमन करते हुए चलता है ना, तो वो वापस पीछे आता है, पर वो अपने समकित में ठहरा हुआ रहता है, क्षयिक समकिति है इसलिए। हाँ हाँ, तो वो ये 21 वाली प्रकृतियों बात का है ये। उपशम कर, हाँ 21 प्रकृतियों का उपशम करेगा, 7 का उसका 6 ही है, इस कारण से उसको नीचे आना पड़ेगा। हाँ, मतलब उपशम के बाद वापस अगर किसी का उदय हो रहा है तो वो कौन सी प्रकृति का, तो वो उसकी D7 का पूरे का नहीं होता, बल्कि यही वो तो बोल रहे हो ना। संज्वलन मोनियत लोक का का उदय उदय हो गया होगा ना। हाँ तो दीदी, यही सबका बात है, उदय वो हो जाएगा। 21 की बात रहती है वो। प्रकृति यही तो है। का तो वापस उदय नहीं होगा क्योंकि वो सत्ता में हाँ नहीं बची, पर हाँ सत्ता हाँ, में है जिनका सबका उपशम संकेत किया जो है हुआ वो है वो वैसे तो का वापस। वैसे ही दीदी फाइनली एकदम दीप्तोपशम अच्छे में से भी, बताओ ना। नहीं एक मिनट, दीप्तोपशम में भी ठीक है। 11वें गुणस्थान में तो ये 7 प्रकृतियां का उदय रहेगा ही नहीं, कोई भी उदय में आएगा नहीं, वहां तो उपशम ही है 11वें में, द्वितीयोपशम में भी। हाँ वो तो नीचे गिरेगा उसके बाद ही, अगर मतलब ने की ही 7वें बात तक हो रही आएगा है। बाबा। एक बार हाँ एक बार सब कीजिए ना प्लीज, एक बार मैं थोड़ा सा उसका व्यवस्थित सेंटेंस फॉर्मेशन में बता देती हूँ ताकि सबके डाउट क्लियर हो जाए, है ना। मेरे को आ गया, एक बार वो पॉइंट क्लियर हो गया है। देखो क्या है, उपशम श्रेणी में हमने क्या बोला, 21 प्रकृतियों की प्लस इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं जिनका क्या करता है जीव, जब उपशम श्रेणी आरोहण करता है तो उनका वो उपशमन करता हुआ आगे बढ़ता है। उपशमन का क्या अर्थ हुआ, उपशमन मतलब कि उसके उदय से तो रोक दिया पर उसकी सत्ता में है। ठीक है, अब सत्ता में है तो वो ही प्रकृतियां सत्ता में होंगी जिनका क्षय नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब दो तरह की जीव है, एक तो उपशमक सम्यक्त्री जीव है, मतलब उपशम सम्यक्त्री जीव है, और एक क्षयिक सम्यक्त्री जीव है। क्षयिक सम्यक्त्री जीव के 7 प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, सत्ता में नहीं है। और जो उपशमिक सम्यक्त्री जीव के प्रकृतियां अभी हैं, क्षय किसी का भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही तरह के जीव क्या कर रहे हैं, उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो उपशम श्रेणी आरोहण जब वो करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रकृति का तो उपशमन करते हैं। अब इसके पास जितनी जो भी प्रकृतियां अवेलेबल थी उनका वो उपशमन करता है, और इसके पास जो भी अवेलेबल थी उनका उपशमन करता है। अब इसके पास तो अवेलेबल क्या थी, मिथ्यात्व वेदनी भी थी, मतलब D7 भी अवेलेबल थी, उदय में नहीं है पर सत्ता में थी। और सिर्फ A4 को हटा के, A4 नहीं है क्योंकि उसका ये भी जीव क्षय, द्वितीय ऑप्शन वाला भी क्षय कर देता है, और क्षयिक वाला भी A4 का तो क्षय करता है, पर D3 तो उसकी सत्ता में है, इसके तो सत्ता में भी नहीं है। तो इसके सत्ता में नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं हुई। इसके पास जो सत्ता में रिमेनिंग प्रकृतियां हैं, मोहनी कर्म की ही प्लस मोहनी के अलावा, मोहनी कर्म की भी अभी हमने सिर्फ D7 की बात करी, बाकी हमारे पास 4 मतलब संजोलन चतुष्क भी है, अप्रत्याख्यान चतुष्क भी है, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क भी है। तो उसमें प्रत्याख्यानावरण और जो अपना अप्रत्याख्यान होता है उसका उदय कब होता है हमको पता है, 4th 5th गुण स्थान में। पर जब जीव 11वें से नीचे उतरता है तो उसके संज्वलन लोभ का क्या होता है, उदय हो जाता है, तभी वो क्या करता है 11वें से 10वें में आता है। ये तो आपने देखा होगा, मतलब ये पॉइंट ध्यान में आ गया है कि 11वें से 10वें में जो अध्याशय वाली जो बात होती, भावशय और अध्याशय। तो भावशय मतलब क्या हुआ कि भावशय में तो डायरेक्ट वो काल कर गया, उसका मतलब भव पूरा कंप्लीट हो गया। अध्याशय मतलब 11वें गुण स्थान से वो 10वें गुण स्थान में आता है, और 10वें गुण स्थान में जब वो आता है तो 10वें गुण स्थान में उसके संज्वलन लोभ का वापस उदय स्टार्ट हो जाता है। संज्वलन लोभ का उदय स्टार्ट हुआ तो जो ईशाइक सम्यक्त्री जीव था उसके तो D3 का, मतलब D7 में D3 की अभी बात चल रही है, 4 का तो कॉमनली क्षय है, D3 का क्षय हो चुका है पर उसके संज्वलन लोभ तो है, तो बिल्कुल उसका संज्वलन लोभ का उदय हो सकता है। और अगर संज्वलन लोभ का उदय हो गया तो वो 11वें से 10वें में गिर सकता है, और 11वें से 10वें में गिरेगा, 10वें से, क्योंकि देखो अगर क्षयिक सम्यक्त्री जीव है वो अगर उपशमक श्रेणी चढ़ गया तो अगर देखो कोई भी उपशमक श्रेणी में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो रहेगा नहीं है, तो फिर वो उपशमक श्रेणी से नीचे तो आना ही पड़ेगा ना, अंतर्मुहूर्त में ही रह सकता है, और अंतर्मुहूर्त बाद उसकी आयुष्य पूर्ण नहीं हुई तो फिर वो जीव वापस अवरोहण तो करेगा ही ना। उपशमक श्रेणी पूरी मत मानो, सिर्फ 11वां गुण स्थान भी मान लो तो वहां भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। तो अंतर्मुहूर्त में अगर उसका कालक्षय नहीं हुआ, भवक्षय नहीं हुआ, तो फिर वो अध्याशय करके ही 10वें गुण स्थान में आएगा, और 10वां 9वां 8वां करके वो
नीचे उतरता है। तो ये श्रेणी अवरोहण शायिक सम्यक जीव के साथ भी होता है। अभी क्लियर हुआ? मेरी आप कोई बता मिस्टेक रहे हुई क्या हाँ एक्सप्लेनेशन में? क्लियर हो गया अनुश्री जी। शायद सम्यक होगा उसका, उससे पहले तो उपसम शायिक कैसे सम्यक तो लास्ट, उपशम शायिक सम्यक तो नहीं, सॉरी, शपक श्रेणी लास्ट भाव में होगी। शायिक सम्यक तो हमने देखा ही ना अभी, प्राप्त अच्छा करने वाला कोई और है और निष्ठापक कोई और है। मतलब प्राप्त करना मतलब प्रस्थापक कोई और है और कोई और भाव में भी प्राप्त कर सकता है। तो अंतिम भाव थोड़ी चरम भाव में थोड़ी प्राप्त होता है। शायिक सम्यक तो किसी भी भाव में प्राप्त हो सकता है, मैक्सिमम 3 या फिर 4 भाव ही उसके रहेंगे। वर्तमान का भाव, उसके बाद नेक्स्ट भाव, उसके बाद नेक्स्ट तो उसका चरम भाव ही होगा। अगर युगलिक का बांधा हुआ होगा तो 4th भाव में के बाद मोक्ष होगा। वो तो हमने देखा ही ना अभी, चरम भाव में थोड़ी शायिक प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? तो हम आगे बढ़े। और किसी के तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। तो इसीलिए फिर क्या बताया कि 8, 9, 10 और 11 में अगर उपशम श्रेणी आरोहण हो रहा है तो द्वितीय उपशम और शायिक सम्यक तो दोनों हो सकता है। अब हम देखते हैं शपक श्रेणी की अपेक्षा, है ना। अगला है हमारा 12वां 13वां। तो 12वां 13वें में भी अगर हम 8, 9, 10 वाला शपक श्रेणी की अपेक्षा देखें, अगर, है ना, अगर 8, 9, 10 को हम शपक श्रेणी की अपेक्षा देखें तो शपक श्रेणी की अपेक्षा क्या होना चाहिए? कौन सा जीव शपक श्रेणी, क्या उपशमक जीव शपक श्रेणी आरोहण कर सकता है? शपक श्रेणी सबसे लास्ट चरम भाव में होती है। नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं शायिक सम्यक जीव तय करते हो शपक श्रेणी चौथी आरोहण, तो शायिक सम्यक ही ओनली रहेगा। ठीक है, तो शायिक सम्यक तो रहेगा किसकी अपेक्षा? शपक श्रेणी की अपेक्षा। अब इसमें 11वां गुण स्थान आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं, ये शपक श्रेणी है, शपक नहीं श्रेणी में आएगा। डायरेक्ट 11वां गुण स्थान आ जाएगा। शायिक है ना ये, शायिक शपक है। श्रेणी वाला उपशम थोड़ी करेगा। हाँ। हाँ, वही शपक श्रेणी वाला शायिक मतलब 11वां गुण स्थान नहीं आएगा। 11वां गुण स्थान होता ही नहीं है शपक श्रेणी। यहाँ पे हम शपक श्रेणी की बात कर रहे हैं ना। शपक श्रेणी में क्या होते हैं? 8, 9, 10, 12, 12, 13 13, और 14। 14। ही गुण स्थान होते हैं। तो 8, 9, 10 में तो हमने देख लिया शायिक सम्यक्त्व है, और 12, 13, 14 में भी शायिक सम्यक्त्व ही होगा। ठीक है, हाँ। अब उपश्रेणी के हमने अलग से देखे 8, 9, 10, 11, और शपक श्रेणी के अलग से देखे 8, 9, 10, 12, 13 और 14। ठीक है, तो इसमें उपशमक श्रेणी की अपेक्षा 8, 9, 10 में दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, और शपक श्रेणी की अपेक्षा ओनली शायिक जीव होगा, शायिक सम्यक्त्व जीव होगा। ठीक है, 4, 5, 6, 7 में तो चारों ही तरह के होते हैं। बस यही पूरे चार्ट में इस पूरे पेज में दिया हुआ था। ठीक है, अब एक बार हम वापस से रीड कर लेते हैं, और एक बार वापस आप ये होमवर्क भी है कि आप वापस से उसको रीड करना, तो आपको समझ आएगा। एक बार देख लेते हैं, पहले गुण स्थान क्या है? मिथ्यात्व का। उसका रीजन क्या है? रीजन पढ़ते जाते हैं ना, ये हमारे सामने रखा हुआ है। फर्स्ट, मिथ्यात्व का रीजन क्या है? पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व वेदनी कर्म का उदय रहता है, अतः सम्यक नहीं होता। सेकेंड है, दूसरे गुण स्थानवर्ती औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व की ओर अभिमुख रहते हैं, अतः ये जो सेकेंड गुण स्थान में जो भी जीव आता है वो यहाँ का औपशमिक सम्यक्त्व होता है, जो फर्स्ट में जाने वाला होता है, इसीलिए वो सेकेंड की अवस्था में जब रहता है तो वो साधारण सम्यक्त्व उसका रहता है। नेक्स्ट है तीसरा, सम्यक मिथ्यात्व। ये हमने देखा है सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उसका उदय रहता है। 4 से 7 में चारों लिए रीजन क्या है? इन गुण स्थान में दर्शन सप्तक की विभिन्न अवस्थाएं, उदय भी होता है, क्षय भी होता है, उपशम भी होता है। उदय किस में रहेगा? दर्शन सप्तक में से सम्यक वेदनी का उदय जैसे अगर बोले तो किस में रहेगा? 4 में से त्रयोपशम में। द्वितीयोपशम में। फिर क्षय की बात करी तो क्षय किस में होगा? D3 का द्वितीय प्रश्न। शायिक शायिक में होगा। और उपशम किस में होगा? प्रथम उपशम द्वितीय उपशम दोनों में D3 का उपशम रहेगा। तो जो दर्शन सप्तक की जो अलग अलग मतलब उनकी जो प्रकृति है, उनकी अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, उस संभव है सभी तरह की 4, 5, 6, 7 गुण स्थान में संभव है। और जैसी जैसी अवस्था रहती है, अगर उस सम्यक वेदनी का उदय होगा तो वो जीव का क्षयोपशमिक कहलाएगा, ऐसा।
अतः प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम और शायिक सभी असम्यक्त संभव है। फिर 8 से 10 वाला जो उपशम श्रेणी वाला पॉइंट है, उपशमक श्रेणीवर्ती जीवों की अपेक्षा 8, 9, 10 उसमें दोनों बताया, द्वितीयोपशम भी बताया, शायिक भी बताया। ये श्रेणी के गुणस्थान है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, उपशमक श्रेणी, शपक श्रेणी। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी अथवा शायिक सम्यक्त्वी जीव ही उपशमक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव भी नहीं करेगा और शायोपशमिक सम्यक्त्वी भी नहीं करेगा, लेकिन द्वितीयोपशम और शायिक सम्यक्त्वी जीव उपशमक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। अतः इन गुण स्थानों में द्वितीयोपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त्वी ही संभव है। ठीक है। फिर 11वां गुण स्थान, द्वितीयोपशम वही जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वही 11वें में जाएगा। उपशमक श्रेणीवर्ती जीव ही आगे उपशांत मोह अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अतः 11वें गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त ही संभव है। फिर नेक्स्ट है 8 से 10, कौन सा? शपक श्रेणी की अपेक्षा ये वाला पॉइंट जो हमने दिया था। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट में क्या बताया? 8 से 10 में ओनली शायिक सम्यक्त्व। क्यों? क्योंकि शायिक सम्यक्त्वी जीव ही शपक श्रेणी आरोहण करते हैं। अतः इस गुण स्थान में सिर्फ इसमें मतलब 8, 9, 10 क्या 8, 9, 10 में सिर्फ शायिक सम्यक्त्व ही होता है। फिर 12, 13, 14 में ओनली शायिक सम्यक्त्व। शपक श्रेणीवर्ती जीव ही आगे इन गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं। अतः इन गुण स्थानों में ओनली शायिक सम्यक्त्व होता है। ठीक है। अब गति आगति मार्गना अभी कर ले। मतलब ये शायिक सम्यक्त्व वाले जीव का मोक्ष श्योर है क्या? मतलब लास्ट गुण स्थान के बाद तो मोक्ष है, तो मतलब हाँ, शायिक सम्यक्त्व वाले का मोक्ष फिक्स्ड है मतलब। श्रेणी वाले का। हाँ मतलब शपक श्रेणी वाले को शायिक तो कर ही रहे हैं ना ये शायिक अल्टीमेटली। का ऐसा नहीं बोलना, शायिक तो गिर भी रहा है ना। अब भी हमने देखा उपशमक श्रेणी हाँ चढ़ेगा वो तो गिर वो के गिर जाएगा, वापस चढ़ेगा भी तो वापस। भाव में नहीं चढ़ सकता। हाँ एक बाद भाव में, में दो श्रेणी हो सकते नहीं सेम, नहीं दो दो नहीं, काइंड ऑफ। अगले भाव में। अगले भाव में तो कर ही सकता है। ऐसे तो हर जीव, हर भाव से जीव का मोक्ष जाना फिक्स है। ओके मतलब वो गिर रहा है इसलिए उसको फाइनली जा रहा नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, वो गिर रहा है इसलिए वापस फाइनली इसको नहीं बोलेंगे कि वो जाएगा ही। दीदी हाँ, ऐसा वो कुछ था कि कहलाएगा। ऐसा वो कुछ उस भाव में जाएगा, उसके अगले भाव करेगा। अगला भाव तो मतलब देखो, अगर जैसे अभी बताएगा कि अगर मान लो कोई शायिक सम्यक्त्वी जीव है, शायिक सम्यक्त्वी जीव ने उपशमक श्रेणी आरोहण करा, उपशमक श्रेणी आरोहण के वो वापस गिर गया, फोर्थ गुण स्थान में गया। शायिक सम्यक्त है तो फोर्थ से नीचे तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि सम्यक्त हाँ कभी उसका लॉस नहीं होगा, पर फोर्थ में आ सकता है। फोर्थ में आया तो अब फोर्थ में आया तो फिर वो नरक गति में मान लो चले गया, तो उसने कितनी मतलब थर्ड नरक तक की जो शायिक सम्यक्त्वी जीव है थर्ड नरक तक जा सकता है। थर्ड नरक की मैक्सिमम स्थिति भी अगर उसने, मतलब मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे, मिनिमम कम ही मानते हैं, पर मतलब जिनकी उनकी योग्य जितनी भी है फिर भी सागरोपम में तो होती है स्थिति। ओके मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, ठीक है इतना टाइम समझ गई। तो हाँ है ही ना वापस, तो हम ऐसे कैसे बोले अंत हाँ जल्दी ही ठीक है चले, ठीक है। हम्म है ना? जाना फिक्स हो हाँ गया है उसका कि अगले 4 भाव या फिर 3 भाव में चला जाएगा वो। दीदी ठीक। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे शायिक सम्यक्त जिसको प्राप्त हुआ है, अगर उसका मतलब आयुष्य कर्म का बंध नहीं हुआ है तो वो गिरेगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? भाव में जाएगा। मतलब बंद हो चुका है कब तो, मतलब देखो पहले उसको। हाँ। गिरेगा किस वजह से? अगर उसने उपशमक श्रेणी चढ़ी है तो ही गिरेगा, शपक श्रेणी चढ़ी है तो नहीं गिरेगा। और शपक श्रेणी भी कब चढ़ेगा? अगर वो अबद्ध आयु है तो ही चढ़ेगा, ऐसी बात है। जी। तो फिर दूसरा पॉइंट तो ये भी है ना कि वो उसका लास्ट भाव होगा, वो भी लिखा ही है कि लास्ट भाव ही जी। होगा कि वो हम्म। शपथ नहीं चढ़ेगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक एक बार शायद क्लियर हो गया होगा, और एक बार आप फिर से पढ़ना तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं गति आगति मार्गना भी एक बार देख लेते हैं, 15 मिनट लगभग टाइम है अभी। अब देखो गति आगति का क्या अर्थ होता है। गति आगति मतलब
कौन से सम्यक्त्व से कौन से सम्यक्त्व में जा सकता है, ये भी आपको खुद निकालने की कोशिश करना। हम अभी क्लास में एक बार डिस्कस कर लेते, जितने होगा उतने ही करेंगे, पर आप बुक में से देख के नहीं, सेल्फ निकालना। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि कौन कौन सी सम्यक्त्व की अवस्थाओं के बाद अगली मतलब नेक्स्ट कौन से सम्यक्त्व में जा सकता है, क्या मिथ्यात्व में जाता है, क्या करता है, उसके आगे की जो अवस्थाएं हैं वो हमने देखी है अभी, है ना। उसमें से ही आपको गति आगति मार्गना निकालना है। तो देखो अभी हमारे पास क्या, एक बार उसके लिए कुछ मतलब टोटल हमारे पास क्या क्या अवस्थाएं हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था है, साधारण सम्यक्त्व की अवस्था है, शायिक सम्यक्त्व की अवस्था है, और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था है, और क्या बच गया, मिथ्यात्व की अवस्था है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था है। ये 7 पॉइंट है। मतलब अगर ऐसे क्रम से जाएं तो पहले मिथ्यात्व, फिर साधारण सम्यक्त्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व, और फिर 4 ये टोटल 7 अवस्थाएं। 7 अवस्थाओं में कौन कौन से जीव उस सम्यक्त्व में आ सकते हैं, मतलब उसके जस्ट बाद में ये सम्यक प्राप्त होगा, और कौन कौन मतलब क्या क्या अवस्थाएं इस सम्यक्त्व के बाद मिलती हैं। ये गति और आगति मार्गना होती है। आगति मतलब कौन से सम्यक्त्व से इस जगह पर इस सम्यक्त्व की अवस्था में आ रहा है, और इस सम्यक्त्व से अगली उसकी कौन सी अवस्था होगी, वो उसकी गति मार्गना हो गई। ठीक है, गति मार्गना और आगति मार्गना मतलब कहाँ से कौन सी अवस्था से आ रहा है और कौन सी अवस्था में वो जाएगा। ठीक है, और विवक्षित अवस्था बीच में आपको दिया है, विवक्षित अवस्था। तो विवक्षित अवस्था मतलब जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, किस रूप में से आया किस रूप में जाएगा, ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में। उसके लिए ना कुछ पॉइंटर्स हैं कि ये बहुत मतलब बेसिक अभी जो आप पढ़ते आए हो ना वो ही है, उसमें कुछ अगर एडिशनल मिलता है तो हम लोग बीच में डिस्कस करते हैं। अभी एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो जो पॉइंटर्स आएंगे ना वो बीच बीच में लेते जाएंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अगर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को। ठीक है, तो प्रथमोपशम इसको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट मिथ्यात्व से लेना है तो मिथ्यात्व से भी ले सकते हो, पर ज्यादा बेटर ये है कि जो हम मिनिमम से हमने स्टार्टिंग पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया था, प्रथमोपशम, तो वहां की हमारे पास सामने अवस्थाएं हैं कि कैसे प्राप्त हुआ क्या हुआ, तो हम उस ऑर्डर में चलते हैं एक बार। अब प्रथमोपशम, प्रथमोपशम किसको प्रथमोपशम मिला था, वो उसकी आगति हो गई। बताओ आप किसको मिला था, मिथ्या कौन दृष्टि जो पहली बार मिथ्यात्व में सादी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि में जो मिथ्या दृष्टि था, सम्यक्त्व मिला। तो प्रथमोपशम किसको प्राप्त हुआ, मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व की अवस्था से वो प्रथमोपशम की अवस्था में आए। अब प्रथमोपशम से क्या क्या अवस्था खुली है, हमने देखा था 4 अवस्था खुली थी। द्वितीयोपशम, क्षयोपशमिक, प्रथमोपशम के बाद एकदम हटा दो, प्रथमोपशम डिफरेंट चीज है, द्वितीयोपशम डिफरेंट है। ऐसा नहीं होता कि प्रथमोपशम के बाद जो उपशम होगा वो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं होता। द्वितीयोपशम मतलब उपशमक श्रेणी आरोहण वाली बातें हैं, और जो प्रथमोपशम है वो पूरे संसार काल में फर्स्ट टाइम आपको अगर संकेत मिल रहा है तो प्रथमोपशम मिलेगा। दोनों अलग अलग। प्रथमोपशम के बाद की 4 अवस्था क्या डिस्कस करी थी, अगर 6 में आएगा, क्षयोपशम में आएगा। आवाज नहीं आ रहा है, बाकी म्यूट करने बोलो ना। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सबको, इसलिए आप लोग चैट बॉक्स में या तो आंसर दीजिए या फिर वो थोड़ा डिस्टरबेंस, या फिर आप सेल्फ म्यूट रख के ही आंसर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आपने सही आंसर दे दिया। ठीक है, खुद की अनुप्रेक्षा करो, खुद का टेस्ट करो। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्या था, प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसके द्वारा प्राप्त हुआ, मतलब कौन सा जीव था जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा था। तो हमने उसकी प्रोसेस, आप वापस से रटना मत, प्रोसेस पे जाना। अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो आप उसको ये मत निकालना कि मैंने चार्ट में क्या पढ़ा, आप ये निकालना कि मैंने प्रोसेस जो देखी थी उस प्रोसेस में मैंने क्या समझा। जो भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व को पहली बार प्राप्त कर रहा है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव प्रथमोपशम क्यों प्राप्त करेगा, ऐसा ही जीव करेगा ना जिसको सम्यक नहीं मिला। तो कौन है वो, तो वो है मिथ्या दृष्टि जीव। तो मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम पे जाता है, मतलब प्रथमोपशम की आगति क्या है, कौन आ रहा है, मिथ्या दृष्टि। अब गति क्या है, तो हमने देखा था 4 अवस्थाएं। अगर उसका जघन्य मतलब प्रथमोपशम का काल पूर्ण होने के जघन्य एक समय
और उत्कृष्ट 6 आवलिका का काल शेष रहते अनंत अनुबंधी चतुष्क का बंध व उदय स्टार्ट हो जाता है, तो वो दूसरे गुणस्थान में सासादन सम्यक द्वि बन जाता है, दूसरे गुणस्थान में चला जाता है। तो प्रथमोपशम के बाद अवस्था एक क्या मिली, सासादन सम्यक दृष्टि की। दूसरी अवस्था देखी थी कि अगर उसके सम्यक वेदनी मतलब उसके भावों में विशुद्धि, सम्यक तो पुंज का, अगर जो त्रिपुंज करे थे सम्यक तो पुंज का उदय हो गया तो वो शायोपशमिक सम्यक तो मिल जाता है। अगर मिथ्यात्व का पुंज का उदय है तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, और उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाता है। तो इसीलिए 4 अवस्थाएं खुली है। तो ये हो गई उसकी गति। प्रथमोपशम सम्यक कहाँ पे जाता है, तो बताया शयोपशमिक सम्यक्त की अवस्था प्राप्त कर सकता है, सासादन सम्यक्त की, सम्यक मिथ्यात्व की और मिथ्यात्व की 4 अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं द्वितीयोपशम सम्यक। तो द्वितीयोपशम सम्यक तो कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है, तो हमने देखा था छठा सातवां गुण स्थान वर्ती कौन सा जीव, शयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव, है ना। सिर्फ शयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव ही द्वितीयोपशम प्राप्त कर सकता है। फिर द्वितीयोपशम प्राप्त करने के बाद, अब द्वितीयोपशम प्राप्त हो गया, उसकी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई, श्रेणी आरोहण करना था, अवरोहण करना था, वो सब हो गया। अब क्या होगा, वो अवरोहण करके किस में आ गया, वो 6th गुणस्थान में आ गया। अब क्या होगा 6th के बाद, मतलब और क्या क्या द्वितीयोपशम के बाद की क्या क्या अवस्था है, तो द्वितीयोपशम के बाद हमने देखा था कि द्वितीयोपशम के बाद की भी वही 4 अवस्था बताई थी। अगर जगह ने एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का काल बच गया और उसके अनंतानुबंधी का बंध स्टार्ट हो गया, यहाँ पे उदय नहीं बोलते, A4 का बंध स्टार्ट हो गया तो उसके सासदन सम्यक्त्व अवस्था हो जाएगी। अगर उसका सम्यक्त्व पुंज उदय हो गया तो उसके सम्यक शायोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था है, नहीं तो फिर उसके हाँ सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था है। अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व वाला पुंज उदय में आया, मिथ्यात्व का पुंज उदय आया तो मिथ्या दृष्टि अवस्था है। तो यही 4 अवस्था हमको द्वितीयोपशम में भी मिलती है, तो यह उसकी आगति हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं शयोपशमिक सम्यक्त्वी। तो शयोपशमिक सम्यक्त्वी किस किस से बना, तो देखो जो भी मिथ्या, ये ना सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है पूरा चार्ट। शयोपशमिक सम्यक्त अभी ऊपर के 2 में देखा हमने, शयोपशमिक सम्यक्त जीव आ रहा था, प्रथमोपशम के बाद भी शयोपशमिक, अगर उसके सम्यक पुंज का उदय हो गया तो शयोपशमिक सम्यक्त प्रथमोपशम सम्यक्त वाला भी आ सकता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त वाला भी आ सकता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं बार बार, जैसे अब हमने प्रथमोपशम भी, अभी हमारा क्या है वर्तमान में शयोपशमिक सम्यक्त है। तो वर्तमान में या फिर कोई भी शयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव अगर उसके भावों में मलिनता आ गई, सम्यक्त्व चला गया, तो वो मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मिथ्यात्व से वो वापस शयोपशमिक बन सकता है। तो ये मिथ्यात्व शयोपशमिक में जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जिसका सम्यक नहीं ठहर पाया, मिथ्या दृष्टि बन गया, तो फिर वो वापस मिथ्या दृष्टि से शयोपशमिक सम्यक डायरेक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बड़ी कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी जैसे प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वगैरह की थी। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव भी शायोपशमिक बन सकता है। ठीक है, शायोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हुआ 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या है कि देखो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचे, 3 तो हमारी ये हो गई, चौथी हमारी शयोपशमिक विवक्षित प्रकृति है, विवक्षित अवस्था है। पर उसके बाद 3 क्या बची, एक बची हमारी सम्यक वेदनी, नहीं सॉरी, सम्यक तो क्या बचे थे, एक तो सासाधन सम्यक तो बचा, और फिर एक सम्यक मिथ्यात्व बचा, और एक शायिक सम्यक बचा। शायिक सम्यक से कभी शायोपशमिक में जाना ही नहीं है, हटा दो। फिर है सासादन, सासादन वाला कंपलसरी कहाँ जाता है, मिथ्यात्व में जाता है, उसको भी हटा दो। बचा क्या, सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व से भी मतलब 3rd गुण स्थान से भी अगर भावों में विशुद्ध और उसके सम्यक पुंज का उदय हो गया तो उसको शायोपशमिक सम्यक तो मिल सकता है, चाहे वो मिथ्यात्व से डायरेक्ट शायोपशमिक में जाए या फिर 3rd गुण स्थान से डायरेक्ट 4th में जाए, वो जा सकता है। इसीलिए इसकी आगति में कौन कौन है, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम तो है ही, हमने देखा था अभी ऊपर से निकाला हमने। फिर आया मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो चारों ही इसकी आगति में आएगा। शयोपशमिक वर्तमान अवस्था है, इसकी आगति मतलब कौन आ सकता है, तो ये चारों ही अवस्थाएं आ सकती हैं। एक बार हो, एक बार आप वापस रिपीट करना ना चारों का नाम।
दीदी आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जो भी हाँ क्षयोग शक्ति अनुश्री को, जी, एक बार हाँ वापस आप बताएंगे? इसको वापस रिपीट करूं? हाँ, समझ में नहीं आया, आप जल्दी बताया। हाँ, एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए आप पूरा ये। देखो क्षयोग शमिक है, तो क्षयोग शमिक में कहाँ कहाँ से, इसको ना एक काम करते हैं, क्लास का टाइम भी अभी होने अनुश्री वाला जी है। आप बोर्ड पे रुको, कीजिए ना। हाँ हाँ वही, इसको ना हम एक साथ नहीं देखते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े में निकालते चलेंगे। और दीदी ये जो देखो रिकॉर्डिंग सबसे आती पहले है, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग जो आती है ना उसमें बोर्ड का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भी दिख रहा है आपको? अभी तो दिख रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ, एक बार इसमें व्हाइट बोर्ड पे हो जाएगा क्या? अभी आप लोग को दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? हाँ दीदी दिख रहा है। ठीक है, एक बार प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा स्क्रीन पे अभी मत करना, ठीक है? हाँ देखो, अभी ये क्या है, प्रथमोपशम है ना? प्रथमोपशम में कहाँ से आया? मिथ्या दृष्टि आया, ठीक है। और कहाँ पे गया? तो चार अवस्थाएं हमने देख ली। कौन कौन सी थी? साधन थी, उसके बाद फिर क्या थी? सम्यक मतलब क्षयोपशमिक थी। और प्लीज आप लोग स्क्रीन पे अभी टच नहीं करिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड ना सबके लिए ऑन है। और फिर ये चार अवस्थाएं शायद आपको समझ आ गई होंगी एक बार। कुछ भी नहीं आ रहा अनुश्री जी, रोल रोल घूम रहा है, एकदम ब्लैक बोर्ड आ रहा है। अच्छा चलो, वो ना व्हाइट बोर्ड का काम थोड़ा सा गड़बड़ वाला ही है। कुछ भी नहीं दिख रहा है अनुश्री जी, छोड़ो केवल छोड़ो, राउंड राउंड आ रहा है। आप है ना अपने व्हाइट बोर्ड पे करके वो उसको शेयर कर देना बाद में, तो क्या है वो ग्रुप में भी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा। ठीक ठीक है। देखो एक प्रथमोपशम की द्वितीयोपशम की जो अवस्था है, तो प्रथमोपशम में कौन आ रहा है? तो वो हमने देखा मिथ्या दृष्टि जीव आ रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव है वो प्रथमोपशम में आ रहा है। और जा कहाँ पे रहा है? तो वो चारों अवस्थाएं हमने देखी थी, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, शायद आपको ध्यान में आ गया होगा। द्वितीय उपशम में कौन आता है? तो सिर्फ क्षयोपशमिक सम्यक्ति जीव ही क्या करता है? द्वितीयोपशम में आता है। और जाता कौन कौन है? तो वो चारों अवस्थाएं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम आए क्षयोपशमिक पे, ठीक है। अब क्षयोपशमिक पे आ कौन रहा है? तो देखो इसमें चार अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें थी एक तो साधन की अवस्था, क्षयोपशमिक की अवस्था, और थर्ड थी हमारी मिथ्यात्व की अवस्था, और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था। ये चार अवस्थाएं थी, ठीक है। सेम चार अवस्थाएं हमारी द्वितीयोपशम में भी थी। क्लियर है? अब देखो क्षयोपशमिक में हमको जब आगति लेनी है, तो आगति में हमारा मतलब द्वितीयोपशम से क्षयोपशमिक बन रहा था, प्रथमोपशम से भी क्षयोपशमिक बन रहा था, मतलब अवस्था प्राप्त हो रही थी ना? यस और नो? हाँ दीदी। तो क्षयोपशमिक की आगति में मैं प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम लिख सकती हूँ। हाँ प्रथमोपशम से क्षयोपशमिक मिला, ऊपर भी वही था, प्रथमोपशम से क्षयोपशमिक मिला, द्वितीयोपशम से क्षयोपशमिक मिला, यहाँ पर भी वही है, द्वितीयोपशम से क्षयोपशमिक मिला, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये तो? जी हाँ जी दीदी। जी, यस। अब क्षयोपशमिक से क्या क्या अवस्था जा रही है?
तो एक बार संयोग श्रमिक से क्या क्या अवस्था है उसको हम एक बार साइड में, मैंने साइड में क्या रखे, हम देख सकते हैं ना, अभी निकाल सकते हैं। देखो संयोग श्रमिक सम्यक दृष्टि किसके लिए योग्यता बताई थी? द्वितीय ऑप्शन के लिए बताई द्वितीय ऑप्शन थी क्या? नहीं, द्वितीय ऑप्शन में बताई थी, हाँ बताई हाँ थी। हम लिख देते हैं संयोग श्रमिक से द्वितीय ऑप्शन प्राप्त हो सकता है, हो सकता है ना। फिर क्या बताया, संयोग से कहाँ पर जा सकते हैं, और शायिक संकेत ऑप्शन शायिक सम्यक भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ये आपका भी किया हुआ नहीं है इसलिए। अब थर्ड हम देखते हैं, साधन देख लेते हैं एक बार। तो साधन सम्यक्त से, अब देखो ये बहुत सिंपल है, साधन सम्यक्त तो आता कौन है, औपचारिक सम्यक्त जीव ही पतन होता है, तो दोनों हो सकते हैं। प्रायोपशमिक मिथ्यात्व में भी तो जा सकता है ना, अभी मिथ्यात्व में। ओके, दृष्टि भी जा सकता है और औपशमिक वाला भी जा सकता है। यस और नो बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना। हाँ? अभी देखो ये जो साधन है, साधन में कौन आ रहा था, प्रथम ऑप्शन भी आ रहा है, द्वितीय ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रथम ऑप्शन और द्वितीय ऑप्शन दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, साधन में प्रथम ऑप्शन भी आ रहा है, द्वितीय ऑप्शन भी आ रहा है। साधन का फ्यूचर क्या है, कंपलसरी हमको पता है, साधन का फ्यूचर क्या होता है, मिथ्यात्व। करेक्ट है, साधन फ्यूचर मिथ्यात्व है, ये बहुत सिंपल है। अब हम एक बार देख लेते हैं शायिक। अभी शायोग श्रमिक को एक तरफ रखना, हाँ, शायिक देख लेते हैं। शायिक में कौन आ सकता है, कौन सा जीव शायिक के योग्य होता है, प्रायोपशमिक। शायोग श्रमिक। शायिक के बाद क्या होता है, मोक्ष। नहीं, इसके बाद जरूरी कोई नहीं। अवस्था नहीं है ना, तो इसका एंड नहीं होता, मतलब शायिक के बाद तो मोक्ष होना है, मोक्ष में भी शायिक सम्यक तो है। इसमें हमने भंग क्या देखा था, काल क्या है, साधी शादी अपर्यावसित शादी अनंत, इसका अंत नहीं होता, तो ये हमेशा कभी इस शायिक सम्यक्त की अवस्था से कोई भी जीव हटेगा नहीं, उसका अंत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्षयोग श्रमिक से आया शायिक वाला, उसका अंत नहीं होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार, बस अब हमारे सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ही बचे हैं, तो सम्यक मिथ्यात्व देख लेते हैं पहले, और साथ साथ में मिथ्यात्व देख लेते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, पहले मिथ्यात्व की बात करते हैं। मिथ्यात्व में कहाँ से आएगा, तो देखो मिथ्यात्व अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं निकाला था, ठीक है। अब हम इसमें बता रहे हैं कि मिथ्यात्व में क्या शायिक सम्यक्त भी जीव आएगा, नहीं साधारण सम्यक्त भी आ सकता है, आएगा, हाँ वो तो पक्का। आ सकता है। तो साधारण के लिख देते हैं, ठीक है। हेलो, अन्य क्लास चली रही कहीं हो, प्लीज म्यूट। भी आ सकता है। देखो मिथ्या दृष्टि की कहाँ की आगति ली हमने, एक तो यहाँ पर आया था मिथ्या दृष्टि, प्रथम ऑप्शन के बाद भी मिथ्या दृष्टि है, द्वितीय ऑप्शन के बाद भी मिथ्या दृष्टि है, तो तीनों लिख देती हूँ मैं, साधन भी लिख दूं, प्रथम ऑप्शन भी लिख दूं, द्वितीय ऑप्शन भी लिख दूं। ये चार्ट ना आप लोग भी अपने साथ साथ में बनाते चलो, ठीक है। तो साधन भी है, प्रथम ऑप्शन भी है, द्वितीय ऑप्शन भी है। और एक बात आपको याद रखनी है कि मिथ्यात्व में अगर कोई आ सकता है तो वो शायोपशमिक सम्यक्त्व भी है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि शायोपशमिक मिथ्यात्व शायोपशमिक आना जाना चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आना जाना चलता रहता है, मतलब चलता रह सकता है, तो शायोपशमिक भी इसमें मैं लिख सकती हूँ। किस में लिख रही हूं मैं, शायोपशमिक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के बाद वापस शायोपशमिक, ठीक है। शायोपशमिक मिथ्यात्व शायोपशमिक, आना जाना चलता रह सकता है, तो मैं इसकी गति में भी लिख रही हूँ और आगति, मतलब आगति में भी लिख रही हूँ, गति में भी लिख रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम शायोपशमिक में लिखेंगे तो शायोपशमिक में भी आना जाना चलता है, तो शायोपशमिक की आगति में भी मिथ्यात्व लिख दिया और गति में भी मिथ्यात्व लिख दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ प्रथम ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन से तो शायोपशमिक में आ ही रहे थे, यहाँ देखा हमने, पर मिथ्यात्व से भी शायोपशम में और शायोपशम से भी मिथ्यात्व में चले गया,
आना जाना करता रहा, वैसे ही हमने नीचे भी बना दिया मिथ्यात्व में। अब एक और पॉइंट है कि जो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था जो है वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकती। मतलब आप या तो आर रहोगे या पार रहोगे, आप पुल पे कब तक खड़े रहोगे। और जो थर्ड गुण स्थान की अवस्था है, ना श्रद्धा ना अश्रद्धा, वो या तो सम्यक्त्व में जाती है या फिर मिथ्यात्व में जाती है कंपलसरी। तो जो सम्यक मिथ्यात्व की जो अवस्था है ना, या तो वो सम्यक्त्व में जाएगी, तो कौन सा सम्यक्त्व होगा? क्या प्रथमोपशम वाला, मतलब प्रथमोपशम हो सकता है क्या? क्षयक्षमिक। अरे यस और नो बोलिए प्लीज। प्रथमोपशम हो सकता है क्या? नहीं थर्ड गुण स्थान के बाद नहीं नहीं हो सकता। द्वितीयोपशम हो सकता है क्या? नहीं नहीं हो सकता, क्षयोपशमिक वाला होता है द्वितीयोपशम में। तो फिर क्या सासाधन सम्यक तो हो सकता है क्या? नहीं वो भी तीसरे ऑप्शन पे में जाता है। फिर और क्या होता है? शायिक हो सकता है क्या? नहीं क्योंकि शायिक जाता है, तो शायिक भी नहीं होगा। तो फिर अब क्या बचा? शयोपशमिक बचा। तो शयोपशमिक सम्यक्त्व अगर है, मतलब सम्यक मिथ्यात्व से अगर वो सम्यक्त्व की उसके भावों में विशुद्धि आई, तो कौन सा सम्यक्त्व मिलेगा उसको? तो उसको मिलेगा शयोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है। और अगर भावों में मलिनता आई तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब ये सम्यक मिथ्यात्व में आया कहां से? तो आना भी उसका देख लेते हैं एक बार। अच्छा, आपने जो ये लिखा है ना इसकी गति, तो इसके इनकी आगति में हम सम्यक मिथ्यात्व भी डाल देते हैं। सम्यक मिथ्यात्व के बाद भावों में विशुद्धि हुई तो शायोपशमिक मिल सकता है। तो मैं शायोपशमिक की आगति में भी लिख दूं सम्यक मिथ्यात्व? हाँ जी। ठीक है। अब शायोपशमिक की आगति में लिख दिया, मिथ्यात्व की आगति में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के बाद अगर मलिनता आई तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो मैं मिथ्यात्व की आगति में भी लिख दूं सम्यक मिथ्यात्व। हाँ जी। डन। अब देखो, अब इसके बाद क्या हो सकता है? तो इसके बाद बताया है कि अब यहाँ पर, हाँ एक बार शयोपशमिक का रह गया है। शयोपशमिक का जो जीव है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? द्वितीयोपशम में भी जा रहा है, शायिक में भी जा रहा है, मिथ्या दृष्टि में भी जा रहा है, प्लस जो उसके भावों में टोटल मलिनता आई तो वो, मतलब जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा से अश्रद्धा पे गया तो मिथ्यात्व है, और श्रद्धा से न श्रद्धा न अश्रद्धा पे गया तो थर्ड गुण स्थान है। तो शयोपशमिक की गति में भी मैं क्या लिख सकती हूँ? सम्यक मिथ्यात्व लिख सकती हूँ। ये शयोपशमिक की गति में क्या लिखा? सम्यक मिथ्यात्व लिख दिया। ठीक है। उसके बाद फिर अगर सम्यक मिथ्यात्व की गति में मैंने, मतलब शयोपशमिक की गति में सम्यक मिथ्यात्व लिखा, तो सम्यक मिथ्यात्व की आगति में लिख सकती हूँ मैं शयोपशमिक, मतलब सम्यक मिथ्यात्व की जो अवस्था है, हाँ जी अगर लिख शयोपशमिक सकते हैं। सम्यक की डायरेक्ट मलिनता हो गए भावों में तो वो मिथ्यात्व है, और भावों में अर्ध विशुद्धि वाले भाव में गया तो उसके सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है। हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि की पूर्ण शुद्धता वाले भाव हुए तो सम्यक तो होगा, पर अर्ध विशुद्धि वाले हुए तो सम्यक मिथ्या हो सकता है। हो सकता है। तो सम्यक मिथ्यात्व में आने वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। जी हो सकता है। तो सम्यक मिथ्यात्व की आगति में मैंने क्या लिख दिया? मिथ्यात्व लिख दिया। अब जब मिथ्यात्व वाला जो जीव है वो सम्यक मिथ्यात्व में जा रहा है तो इसकी गति में भी लिख दूं? मिथ्यात्व वाला जीव सम्यक मिथ्यात्व में जा रहा है। ठीक है। अब और क्या बच गया? हाँ, फिर और एक और बात ये बच गया कि मिथ्या दृष्टि जो है ना, मिथ्या दृष्टि जीव आया कहाँ कहाँ से? और मतलब अगर मिथ्या दृष्टि के भावों में पूर्ण विशुद्धि है तो शयोपशमिक है, अर्ध विशुद्धि है तो सम्यक मिथ्यात्व, ये तो हमने देख लिया। पर क्या किसी की आगति में है मिथ्या दृष्टि? दिख रहा है यहाँ पे मिथ्या दृष्टि किसी की आगति में? सम्यक में है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक मिथ्यात्व लिख लिया है, शयोपशमिक भी लिख लिया है, और कुछ छूटा क्या? प्रथमोपशम प्रथमोपशम छूट गया है। प्रथमोपशम की आगति में, मतलब प्रथमोपशम में कौन आता है? मिथ्या दृष्टि तो आता है ना।
मिथ्या दृष्टि कहाँ जा सकता है? प्रथमोपशम में जा सकता है। तो प्रथमोपशम के सॉरी मिथ्यात्व की गति में मैंने प्रथमोपशम भी लिख दिया। ठीक है, अब एक बार ना आप वापस से ये जो हमारे सामने चार्ट है बुक में से क्लियर करते जाना। प्रथमोपशम में मिथ्यात्व की आगति है और 4 की गति है, क्षयोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। ठीक है। द्वितीयोपशम में क्षयोपशमिक की आगति है, मतलब क्षयोपशमिक से आ रहा है द्वितीयोपशम में और चारों अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट है क्षयोपशमिक। अब क्षयोपशमिक कहाँ कहाँ से आया? प्रथमोपशम से भी आ सकता है, द्वितीयोपशम से भी आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व की विशुद्धि हुई तो भी आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व की विशुद्धि हुई तो भी आ सकता है। जा कहाँ कहाँ सकता है? तो अगर उसको उपशम श्रेणी करना है तो द्वितीयोपशम, शपक श्रेणी या फिर शायिक सम्यक प्राप्त करना है तो शायिक सम्यक में भी जा सकता है। अगर उसके भावों में अर्ध विशुद्धि आई तो सम्यक मिथ्यात्व और पूर्ण अशुद्धि आई तो मिथ्यात्व। ठीक है। फिर आया सासादन सम्यक्त्व। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम से ही, क्योंकि सिर्फ औपशमिक सम्यक भी सासादन में जाता है, सासादन कंपलसरी गति मिथ्यात्व की होती है। डन। अब शायिक वाला आता कहाँ से? सिर्फ क्षयोपशम से आता है, अंत नहीं होता। फिर सम्यक मिथ्यात्व है, प्रथमोपशम से भी द्वितीयोपशम से भी, दोनों अवस्थाएं हमने देखी थी, उनसे सासादन मिल सकता है। उसके बाद क्षयोपशमिक की अर्ध विशुद्धि आई तो सम्यक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व की भी अर्ध विशुद्धि आई तो सम्यक मिथ्यात्व है। अब सम्यक मिथ्यात्व वाला या तो पूर्ण विशुद्धि वाले हो गए तो सम्यक्त्व, कौन सा होगा? क्षयोपशमिक, और पूर्ण अशुद्धि हुई तो मिथ्यात्व। फिर मिथ्यात्व में कौन कौन आ रहा है? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व। सभी क्या कर सकते हैं? मिथ्यात्व में आ सकते हैं एक्सेप्ट शायिक सम्यक्त्व। ठीक है। फिर आया प्रथमोपशम, क्षयोपशमिक और सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्वी जीव जा सकता है। प्रथमोपशम प्राप्त भी सिर्फ मिथ्यात्वी करता है और भावों में विशुद्धि आई तो शायिक क्षयोपशमिक हो जाएगा और अर्ध विशुद्धि आई तो सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा। ठीक है। तो अभी एक बार घर पे, मतलब आप होमवर्क में बाद में इसको करके देखना एक बार, अगर आ जाता है, समझ आता है, अपने आप से निकालने की कोशिश करना, नहीं तो फिर एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज दीदी ओवरऑल जो त्रिपुंज है, तीनों पुंज में एक दूसरे में ये हो सकता है, अगर इस चीज को लर्न कर लेंगे तो पूरा निकल जाएगा। लर्न करने का बस वो ही है, बाकी तो हमने सब देख ही लिया कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। इनका आपस में चलता है, सम्यक वेदनी का, सम्यक मिथ्यात्व का, क्षयोपशमिक का और मिथ्यात्व का, इनका तो आपस में आना जाना चलता रहता है। और आप जितना इसको पढ़ोगे उतनी ज्यादा अनुप्रेक्षा से आपको पॉइंट्स निकलेंगे। और देखो अब आपने खुद ही ये निकाल लिया, अब हमको ये पेज तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब आप इस पेज को खुद पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आपने बिना पढ़े ही सब निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो आज क्लास इतनी रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वीतरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अभिनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।